और इन्होंने कह दिया कि हम 5 लोग हैं, रशिया, अमेरिका, यूके, फ्रांस और चाइना। जी। एक तारीख लगा दी। इसके पहले जो इसने टेस्ट किया हुआ है वो न्यूक्लियर वेपन स्टेट है। इसके बाद कोई टेस्ट नहीं कर सकता। क्यों? ऐसे ही ऐसे क्योंकि पावर उनके पास आ जाती है, पावर उनके पास ही ठहरेगी। जी। और भारत ने हमेशा ये एनपीटी को अपोज किया था, कहा था कि हम नहीं मानते हैं। जी। अच्छी बात है कि कोई किसी जगह डालना नहीं चाहता आजकल। हिरोशिमा नागासाकी के बाद लोग यही चाहते हैं, कहते हैं न्यूक्लियर डेटरेंस, न्यूक्लियर डेटरेंस। दूर रहो न्यूक्लियर वेपन। दैट इज हमारे पास है, तूने मुझे छेड़ा तो मैं वापस मारूंगा। ओपेनहाइमर का बहुत ज्यादा हाइप चल रहा है ना आजकल। भारतीय ओपेनहाइमर के बारे में ज्यादा जानिए दोस्तों। इस पॉडकास्ट की शुरुआत की थी हमने भारत के लिए, और भारत के जो लेजेंड्स हैं जिन्हें काफी सालों तक सेलिब्रेट नहीं किया जा रहा, अब हम टीआरएस पर सेलिब्रेट करेंगे। साथ में आर चिदम्बरम सर हमारे देश के एक लेजेंडरी साइंटिस्ट हैं। इन्होंने हमारे न्यूक्लियर टेस्ट में, हमारे पूरे देश के न्यूक्लियर प्रोग्राम में एक बहुत बड़ा रोल निभाया है। इनके बारे में आज के पॉडकास्ट में आप बहुत कुछ जानोगे, ओपेनहाइमर के बारे में बहुत कुछ जानोगे और न्यूक्लियर साइंस के बारे में बहुत कुछ जानोगे। हमें ऐसे लोगों को सेलिब्रेट करना चाहिए हमारे देश में। तो दोस्तों प्लीज एंड तक पॉडकास्ट देखिए, शेयर कीजिए लोगों के साथ। ऐसे लोग देश के इंटेलेक्चुअल मिलिट्री होते हैं। जय हिंद। आज के पॉडकास्ट से बहुत कुछ सीखिए और बहुत कुछ चेंज करिए खुद के बारे में, क्योंकि आज के एपिसोड में एक भारतीय लेजेंड। राजगोपाल चिदम्बरम सर, आपका स्वागत है टीआरएस में। कैसे हो सर? धन्यवाद। हम ठीक है। बस ठीक है। हाँ, हम हमेशा ठीक है, आज भी ठीक है। ओके, लव इट लव इट। बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ आपसे बात करने के लिए, क्योंकि शुक्रिया। फील कि हमारे देश की हिस्ट्री में कुछ फादर्स ऑफ साइंस रहे हैं, आप उनमें से एक हो। ऐसा लग रहा है कि मैं कोई ऋषि मुनि से बात कर रहा हूँ आज। आपको कैसा लगता है ऐसी लाइफ जीकर? आपने बहुत कुछ किया अपनी लाइफ में साइंस पर्सपेक्टिव से। नहीं, हिंदुस्तान में बहुत मशहूर वैज्ञानिक हुए हैं। सीवी रामन हुए हैं जिनको नोबेल प्राइज भी मिला था। सत्येंद्र नाथ बोस हैं। और पार्टिकल फिजिक्स में जो पार्टिकल, 2 तरह के पार्टिकल होते हैं, उसको स्पिन आधा होगा तो उसको फर्मियान कहते हैं। फर्मियान है एनरिको फर्मी के नाम के ऊपर जी। जो स्पिन 1 है उसको बोसॉन कहते हैं। ये सत्येंद्र नाथ बोस के नाम में वो पार्टिकल को लिया गया है। सो दुनिया के सब फंडामेंटल पार्टिकल आइदर फर्मियान होते हैं नहीं तो बोसॉन होते हैं। सॉरी सर, मैं ऐसे सवाल पूछ रहा हूँ आपसे। देश भर के यूथ ओपेनहाइमर को लेकर बहुत ज्यादा फैसिनेटेड है अभी। बहुत लोग आपको इंडियन ओपेनहाइमर बुलाते हैं। क्या आप खुद को ऐसे? ऐसा नहीं। ओके। आपने विनम्रता की बात की, मुझे भी एक चांस दीजिए विनम्र होने का। ओपेनहाइमर तो बड़े आदमी थे। ओके। शुरुआत में जो की थी उन्होंने बहुत बड़ी काम की थी। ऑफकोर्स अकेले नहीं थे जी। वो जो अमेरिका के प्रसिद्ध वैज्ञानिक सब एक जगह इकट्ठा हुए थे मैनहट्टन प्रोजेक्ट के लिए। बड़े बड़े वैज्ञानिक, हंस बेथे थे, बहुत से थे। उन सब ने मिल के ये किया। तो हमारे यहाँ भी बहुत वैज्ञानिक हैं, बहुत से मशहूर वैज्ञानिक हैं जो पर सब जगह हैं। पता है, मतलब लोग आपको इंडियन ओपेनहाइमर बुलाते शायद ओपेनहाइमर की हाइप की वजह से, पर ये क्यों है? आप खुद बताइए लोगों को। नहीं, ऐसी बात है कि 1969 में राजा रामन्ना ने मुझको बुला के कहा था। उस वक़्त क्या होता था, एक नई फील्ड शुरू हो रही थी, पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोशन।
उसका एक बड़ा फील्ड, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने ये प्रोग्राम, आइजनहोवर ने कहा इसको शुरू करो, उसने कहा स्वर्ड्स इनटू प्लाउशेयर्स, मतलब स्वॉर्ड तलवार जो है उसको हल में बना दो। ओके। कि ये जो है न्यूक्लियर वेपन जो है, एक्सप्लोसिव जो है, इतना फोर्स है इसमें, इसको पीसफुल कामों के लिए, कैनाल काटने का है, कैनाल बनाने का, उसको इसको तोड़ने के लिए। अभी तो एक्सप्लोसिव लगा के तोड़ते हैं रॉक को, ये बड़े एक्सप्लोसिव से बनाए तोड़े तो ये तो बड़ी बड़ी बहुत बड़ी काम हो गई। ये जो गैस आता है जब खोदते हैं, ऑयल और गैस, हाइड्रोकार्बन गैस जो आता है, जो उसमें पड़ा है वो यहाँ से डालते हैं, छेद बनाते हैं, तो फ्रैक्चर्स से वो निकल के वो गैस बाहर आता है, नेचुरल गैस कहते हैं ना। वहाँ जाके एक तोड़ो, एक न्यूक्लियर एक्सप्लोसिव बनाओ, वहाँ का रॉक बिल्कुल टूट जाएगा। ऊपर रेडियो एक्टिविटी को मत आने दो, वो कंट्रोल बहुत डीप है, तो गैस को स्टिमुलेट कर सकते हो, ज़्यादा गैस आ सकता है। ये सब जो है शांतिपूर्ण उपयोग है न्यूक्लियर एक्सप्लोसिव का, विस्फोट का। और इसके लिए उन्होंने मीटिंग शुरू की इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी में, और 69 रमन्ना ने कहा कि तुम जाके अटेंड करके आओ। तो हमने जाके अटेंड किया, और रमन ने कहा हिंदुस्तान में भी एक एप्लीकेशन ढूंढो, ये जो कॉपर ओर है उसको क्या करते हैं, नीचे है, उसको छेद बना के यहाँ से डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड बेच के उसको ऊपर खींचते। एक तो और को ऊपर ले आओ, वो तो आसान काम है, लेकिन यहाँ से अंदर भेज के वो एसिड वापस आ गया तो उसमें कॉपर है। तो हमने एक एप्लीकेशन ढूंढा कि उस कॉपर ओर को तोड़ो न्यूक्लियर से तो ज़्यादा निकलेगा कॉपर। तो हमने जाके उधर बताया वियना में इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी में कि हम ये बहुत इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन कर सकते हैं। ओके। जब भारत ने ये काम शुरू किया तो उन्हें कहा पीसफुल न्यूक्लियर एप्लीकेशन कहीं नहीं है। तो उन्होंने मीटिंग ही रोक दी, उसके बाद मीटिंग नहीं हुआ ज़्यादा। तो 2 बड़े इवेंट्स हुए पिछले 50 सालों में भारत के न्यूक्लियर हिस्ट्री को लेकर। जो भी आपने एक्सपीरियंस किया, पहले खुद अपने नज़रिए से ऑडियंस के साथ शेयर कीजिए। जो न्यूक्लियर टेस्ट हुए हैं 1998 में और मेरे ख्याल से 1974 में, ये भारत की हिस्ट्री में ज़रूरी क्यों है? जो आज के जेन जी है, यानी कि बॉर्न आफ्टर 1998, या जेन अल्फा है बॉर्न आफ्टर 2005, इनको इन टेस्ट के बारे में क्या जानना चाहिए? क्योंकि इट्स अ वेरी की पार्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। तो ये टेस्ट क्यों हुए और इनका नतीजा क्या था, वो समझाइए। ऐसी है कि 74 टेस्ट जो हुआ जी, उसको हम कहते हैं पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोशन एक्सपेरिमेंट। जी, क्योंकि जैसे शायद मैंने पहले भी बताया, और थोड़ा बढ़ा के बताता हूँ कि ये मीटिंग्स हो रही थी वियना में इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी में, कि पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोसिव में बहुत से एप्लीकेशन है। इसी एक्सप्लोसिव, कॉमन केमिकल एक्सप्लोसिव जो है, ये बहुत जगह इस्तेमाल होता है, लेकिन इसकी जो पावर है सेम वॉल्यूम में न्यूक्लियर एक्सप्लोसिव की जो पावर है ये बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू एक केमिकल एक्सप्लोसिव। तोड़ फोड़ करने के लिए, रॉक को तोड़ने के लिए एक्सप्लोसिव इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत, इसके लिए इसके क्या क्या एप्लीकेशन है, इसकी मीटिंग्स चल रही थी बहुत। जी, 1969 पैदा हुए थे? मैं कहाँ से पैदा हुए थे आप? तो उस वक़्त से 69 से राजा रमन्ना जो हमारे डायरेक्टर फिजिक्स ग्रुप थे, उन्होंने कहा ये मीटिंग जाके अटेंड करके आओ। तो उनके वो एक तरह के एक्सप्लोसिव, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग है, छोटे से वॉल्यूम में पावर इसका इतना ज़्यादा आता है, इसको एप्लीकेशन में इस्तेमाल कर। उसका एप्लीकेशन हमने भी एक लगाया था कि कॉपर ओर को तोड़ के इसको देन
सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाल के निकाल के, तो बहुत आसानी से वो बाहर आ सकता है। कॉपर की माइनिंग। तो 74 में जो हमने कहा उसको हमने पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजिव कहा। लेकिन अमेरिकन्स ने कहना शुरू किया कि एक्सप्लोजिव तो एक्सप्लोजिव है न्यूक्लियर, फिजिक्स तो उसका एक ही है। हमने कहा हाँ वो तो एक ही है, वो बनाएंगे तो ये बना सकते, पैकेजिंग डिफरेंट है। तो उन्होंने वो मीटिंग बंद कर दी कि ये कहाँ से निकला, न्यूक्लियर एक्सप्लोजिव बनाने वाला भारत से कहाँ निकला। उनका उसके बाद 98 में जो आया था वाजपेयी जी के टाइम में, वो तो उन्होंने हमसे कहा था कि ये वेपन ही है, डिक्लेयर किया था। जब हमने टेस्ट किया था और हमें मालूम था कि वो एक ही मौका है हमें टेस्ट करने का, तो हमने 5 टेस्ट एक साथ किए। एक मिनट सॉरी, पॉज करना पड़ेगा क्योंकि बहुत कुछ पूछना आपको 74 के बारे में। अमेरिका को क्या पड़ी थी कि उन्हें क्यों इंटरफियर करना था कि भारत क्या कर रहा है या क्या नहीं कर रहा है तब? क्योंकि एक ट्रीटी है जी, इसको नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी कहते हैं। ओके। और इन्होंने कह दिया कि हम 5 लोग हैं, रशिया, अमेरिका, यूके, फ्रांस और चाइना। जी, एक तारीख लगा दी। इसके पहले जो इसने टेस्ट किया हुआ है वो न्यूक्लियर वेपन स्टेट है, इसके बाद कोई टेस्ट नहीं कर सकता। क्यों? ऐसे ही okay. अमीर बोले हम अमीर हैं, तुम गरीब रहो, तो उससे पूछोगे क्यों? क्योंकि पावर उनके पास आ जाती है। जी, पावर उनके पास ही ठहरेगी। जी। और भारत ने हमेशा ये एनपीटी को अपोज किया था, कहा था कि हम नहीं मानते हैं जी। उसके बाद उन्होंने कहा ऐसा नहीं है, यूजफुल भी कर सकते हैं, यूजफुल एक्सप्लोर अमेरिकन, और आपको कोई जरूरत हमें है ना, वो करेंगे। हमने कहा यूज तो है, हम ही कर लेंगे, तो वो नहीं माने। तो हमने 74 में जो था पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोशन, और उसके दे भी दिए क्या क्या करेंगे इसको रख के, लेकिन नहीं माने और वो मीटिंग ही बंद हो गई। जैसे मैंने कहा था उसकी मीटिंग बंद हो गई। ये जो 98 में किया वो तो न्यूक्लियर वेपन टेस्ट ही था। 74 और 98 के बीच क्या हुआ और टेस्ट क्यों नहीं हुए? किसी देश में पहले टेस्ट और दूसरे टेस्ट के बीच में इतनी इंटरवल नहीं है। क्या हुआ, बाकी प्राइम मिनिस्टर्स जो आए उसके बाद न्यूक्लियर ऑप्शन ओपन कहते थे। न्यूक्लियर ऑफ तैयारी तो हमारे पास है लेकिन टेस्ट नहीं करेंगे, ऐसी तैयारी थी। एक जोक सुनाऊं आपको? श्योर। तो मैंने कहा किसी लेक्चर में, नायडू मेमोरियल लेक्चर में, अंग्रेजी में बोल दूं? हाँ श्योर। हाँ, keeping the nuclear option open indefinitely is like keeping your marriage option open indefinitely. Wow. If you keep it too long, at some stage you become unfit for marriage. Okay. यही हो जाएगा। यही दिक्कत थी हमारी। इसके लिए बहुत काम करना पड़ा। जब टेस्ट नहीं हो रहा था, बाकी लोग कंटिन्यूस टेस्ट करते, एक्सप्लोसिव को इम्प्रूव करते गए, लेकिन टेस्ट नहीं किया, खाली कंप्यूटर को रख के इसको इम्प्रूव करते गए। तो 98 में हमने कहा ये शायद आखिरी चांस है, बाकी लोग ने भी उसके बाद बंद कर दिया टेस्ट करना। इसीलिए हमने 5 टेस्ट कर दिए। एक फिशन एक्सप्लोसिव एडवांस था, वो फिशन एक्सप्लोसिव न्यूक्लियर फिशन को रख के। दूसरा फ्यूजन एक्सप्लोसिव, इसको थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। ट्रिगर तो फिशन एक्सप्लोसिव है। और 3 और जिसको मैं छोटू कहता हूँ, लेस देन 1 किलोटन। उसमें जो कुछ हमें भौतिकी सिद्धांत को देखना था वो सब हमने उसमें देख लिया। एक ही 3 टेस्ट में, सब 2 दिन में हमने 5 टेस्ट कर दिए। बेसिकली अगर आपको अपने खुद के देश के न्यूक्लियर वेपन्स को इम्प्रूव करना है तो टेस्ट करना बहुत जरूरी होता है। नॉट एनी मोर। क्यों? अब जो कुछ सिद्धांत है, बाकी जो है मेन सिद्धांत को जो प्रूव हो गया है
उसको रख के आप थोड़ा ऑटोमोबाइल की इंजन आपने बना दी जी, उसको बना दिया आपने मर्सिडीज कार, दोबारा इंजन को टेस्ट करने क्या, इंजन इंप्रूव कर सकते हो विदाउट, बिकॉज मेन इंटरनल कंबस्शन प्रिंसिपल यू हैव अंडरस्टूड। उसी के लिए जो कुछ हमें फ्यूचर में जानने का था वो सब हमने वो 5 टेस्ट में जानकारी ले ली इस वक्त। ओके, पर आज भी दुनिया के देश करते हैं न्यूक्लियर टेस्ट? कोई टेस्ट नहीं करता। ओके, सीक्रेटली कर रहे हैं? सीक्रेटली कर रहे हैं। सीक्रेट करने में वो इसको क्या होता है, जब बड़ा विस्फोट होता है भूमि के अंदर, वहां से साइस्मिक वेव चारों तरफ निकलते हैं और सब दुनिया में साइस्मोमीटर है। ओके, उन्होंने बना के रखा है अर्थक्वेक देखने के लिए। जी, अर्थक्वेक कहाँ हुआ है जी, जहाँ हुआ वहाँ के लोग तो गए, बाकी लोगों को भी पता चलता है, बट अर्थक्वेक की जो सिग्नल है और ये न्यूक्लियर एक्सप्लोसिव की सिग्नल है वो थोड़ी डिफरेंट है। अर्थक्वेक क्यों आता है, एक बड़ा पीस ऑफ अर्थ एक के ऊपर घसीटता जाता है, वो अर्थक्वेक को शुरू करता है, ये पॉइंट एक्सपोर्ट, तो उसके तरह तरह के उसमें से वेव्स निकलते हैं, उन दोनों में डिफरेंस है। और ये बड़े वैज्ञानिक क्षेत्र है कि अर्थक्वेक और न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, अंडरग्राउंड न्यूक्लियर एक्सप्लोजन ऊपर किया तो सबको मालूम है, सैटेलाइट से भी मालूम है, अंडरग्राउंड में किया तो इन दोनों में कैसे फर्क दिखने का। मतलब इसे सीक्रेट नहीं रख सकते, दुनिया भर के लोगों को पता चल जाएगा तुरंत सबको। ओके, कि सब जगह मालूम कर लें, कहीं आप सीक्रेट करना बहुत मुश्किल है। ओके, मैं आपको ये वाला सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ ताकि आम जनता को पता चले न्यूक्लियर वेपन्स के बारे में। जिस तरह आपने रॉक्स पर इफेक्ट को डिस्क्राइब किया, हाइपोथेटिकली अगर एक शहर में एक न्यूक्लियर बॉम्ब फटी तो जो लोग और जो बिल्डिंग उसके आसपास है वेपराइज हो जाएंगे, पर एक रेडियस के बाद क्या होता है, यानी कि कुछ लोग और बिल्डिंग गैस बन जाएंगे तुरंत। नहीं, ऐसी बात है कि 2 जगह विस्फोट हुआ था, जानते हैं, हिरोशिमा नागासाकी में। जी, इसका ऑप्टिमम डेप्थ ऑफ, ऑप्टिमम हाइट ऑफ हर एक में आता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा डैमेज जो है ब्लास्ट से होता है, ब्लास्ट, तो उसका एक ऑप्टिमम हाइट है। ऑप्टिमम हाइट मतलब हाइट बने इतनी ऊंचाई में करोगे तो नुकसान उस शहर को ज़्यादा पहुंचेगा। ओके, नीचे ला के रखोगे कि इसका जो पावर जो है थोड़ा ग्राउंड में भी चला जाता है। ओके, बहुत ऊपर जाओगे तो ये यहाँ आने तक इसका पावर कम हो जाता है। हाँ जी, जब हिरोशिमा नागासाकी 1 किलोमीटर उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया अमेरिकन ने, जो और वहाँ पे बहुत अनुसंधान करके पता 1 किलोमीटर तक सब मिट गया और उनका किलोटन फिशन था, 12-15 किलोटन का यील्ड में 1 किलोटन हो जाता है। इसका रेडियस ऑफ व्हील जो है वो तो लीनियर पैरामीटर है, उसको 2 किलोमीटर ऑप्टिमम हाइट से डिस्पोज करने का इसको 8 गुना ज़्यादा यील्ड चाहिए। 2 किलोमीटर कौन चाहता है 2 किलोमीटर? मतलब सेंटर ऑफ द सिटी में डाला उन्होंने, तो मेन सिटी तो गया। अच्छी बात है कि कोई किसी जगह डालना नहीं चाहता आजकल। हिरोशिमा नागासाकी के बाद लोग यही चाहते हैं, कहते हैं न्यूक्लियर डेटरेंस, न्यूक्लियर डेटरेंस, दूर रहो न्यूक्लियर वेपन। दैट इज हमारे पास है, तूने मुझे छेड़ा तो मैं वापस मारूंगा। ओके, इसीलिए वो इसको नहीं छेड़ेगा, ये उसको नहीं छेड़ेगा, बैलेंस आ जाता है। लेट्स टॉक थोड़ा मोर अबाउट न्यूक्लियर साइंस बट फ्रॉम अ साइंस फिक्शन एंगल, ठीक है? तो जैसे आपने कहा कि पीसफुल न्यूक्लियर टेस्ट, तो पीसफुल न्यूक्लियर टेस्ट मतलब आपने वो न्यूक्लियर बॉम्ब के टेस्ट से अपनी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के बारे में जाना और उसी टेक्नोलॉजी को कोई पीसफुल पर्पस में यूज कर लिया, जैसे कि कॉपर माइनिंग के लिए आप यूज कर रहे थे। पर एक थियरी है कि अगर हमने, आई बिलीव, फ्यूजन को कंट्रोल करना सीख लिया, न्यूक्लियर फ्यूजन को पूरी तरह से कंट्रोल करना सीख लिया, तब हम ऐसी स्पेसशिप्स बना सकते हैं जो सदियों तक स्पेस में चल सकती है। करेक्ट? ऐसी बात है, फ्यूजन जो है
वो एनर्जी के लिए मेनली है। मतलब न्यूक्लियर पावर। हाँ, न्यूक्लियर पावर, दो तरह का न्यूक्लियर पावर बन सकता है। एक तो फिशन है, जी जो आपका न्यूक्लियर रिएक्टर चलते हैं, तो इन दोनों को जोड़ेंगे लाइट आइसोटोप्स को। हाइड्रोजन के आइसोटोप्स है, नॉर्मल हाइड्रोजन है। हर एक एटम के अंदर दो तरह के पार्टिकल है, प्रोटॉन जो चार्ज है, न्यूट्रॉन जिसमें चार्ज नहीं है। जी। उसके चक्कर में जो घूमता रहता है वो इलेक्ट्रॉन है। वो प्रोटॉन के साथ नंबर एक ही है। इसमें 2 प्रोटॉन होगा तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा। इसमें 10 प्रोटॉन 6 प्रोटॉन होगा, कार्बन 6 इलेक्ट्रॉन बाहर घूमेगा, बाहर घूमता का। उसके अंदर जितना भी न्यूट्रॉन डालो, केमिकल प्रॉपर्टीज नहीं बदलेगी, न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज जो है वो बदल जाती है। इसी तरह हाइड्रोजन में 3 जाने आइसोटोप हैं। खाली प्रोटॉन है तो उसको हाइड्रोजन कहते हैं, एक न्यूट्रॉन जोड़ा ड्यूटेरियम कहते हैं, एक और न्यूट्रॉन जोड़ा तो ट्रिशियम कहते हैं। और ट्रिशियम अनस्टेबल है। ये तो ज़्यादा हो गया मेरा, तो उसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर भेज देता है, ताकि वो न्यूट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो पॉजिटिव हो जाता है जी। न्यूट्रॉन प्रोटॉन बन जाता है, हीलियम हो जाता है। तो उसको बनाने के लिए उसको क्यों मैंने शुरू की आइसोटोप की बात, क्योंकि हम न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में बात कर रहे हैं। फ्यूशन में इसी तरह 2 आइसोटोप जो हाइड्रोजन के हैं, ड्यूटेरियम एंड ट्रिशियम जी, दोनों में एक ही प्रोटॉन है। इसमें एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन ज़्यादा है, उसमें 2 प्रोटॉन। इन दोनों को जब करेंगे, जोड़ेंगे, तो इसमें एक दूसरे नज़दीक नहीं आना चाहते, क्योंकि दोनों पॉजिटिवली चार्ज है, एक दूसरे को भगा देते हैं। लेकिन जोर से काइनेटिक एनर्जी से लाओगे तो इन दोनों को मिलना ही पड़ता है। जैसे भीड़ में टक्कर लगती है जी, 2 आदमी बहुत जोर से आए तो टकराएंगे, उस वक्त न्यूक्लियर रिएक्शन होता है। और उसमें से जो एनर्जी निकलता है उसको फ्यूशन एनर्जी कहते हैं, क्योंकि ये दोनों जुड़ गए और नए आइसोटोप का जो मास था वो इससे कम है, बाकी मास कहाँ जाएगा, आइंस्टाइन को बुलाना पड़ेगा, E=mc², और वो फ्यूशन एनर्जी बन जाता है जी। तो इसी के लिए प्लाज्मा बना के इन दोनों को जोड़ने की कोशिश चल रही है। हाइड्रोजन बॉम्ब में इतनी जल्दी हो जाता है कि उन दोनों को भागने की टाइम ही नहीं मिलती, जो थर्मोन्यूक्लियर फ्यूशन एक्सप्लोसिव है। बट इसमें जो प्लाज्मा घूमता रहता है उसको मैग्नेटिक फील्ड से पकड़ के रखना पड़ता है। सिंपल मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, उसको टोकामाक कहते हैं। इसमें जो वो राउंड में ऐसा घूमता रहता है, इसको पकड़, देन उसको टेम्परेचर बढ़ाते हैं। जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाता है इन दोनों को नज़दीक आना ही पड़ता है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी से एट एक टेम्परेचर के बाद, एक डेंसिटी के बाद ये फ्यूशन एनर्जी की शुरू हो जाती है। और उसको कंट्रोल करना अभी लोग सीख रहे हैं। यहाँ भी अपना IPR, इंस्टीट्यूट ऑफ प्लाज्मा रिसर्च, गांधीनगर अहमदाबाद में यहाँ भी चल रहा है। आदित्य अपना एक टोकामाक उधर भी है, बहुत दुनिया में चल रहा है। ऐसी स्पेसशिप्स बनेंगी, पर स्पेसशिप्स बनेंगी न्यूक्लियर पावर स्पेसशिप बना अभी भी बनी है, लेकिन यही डर है कि कहीं कुछ क्रैश हो गई ना न्यूक्लियर मटेरियल के साथ, वो अच्छा नहीं। यही एक थोड़ा नर्वसनेस है, नहीं तो उसको डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा स्पेस में। कहीं क्रैश हो गई, मतलब अगर अर्थ पे ही क्रैश हो गई तो अर्थ पे क्रैश, वो बॉम्ब नहीं आएगा, रेडियो एक्टिविटी थोड़ी फैलेगी। लेकिन उसके भी तरीके हैं कि उसको डिस्ट्रॉय कर दो यहाँ से मिसाइल मार के। जब वो ठीक नहीं चल रहा है नीचे आने को, इसको पावर तो इतना ज़्यादा है कि एक्सपेरिमेंटल तो किया हुआ, बट wow, okay, fair. Okay. I won't ask more questions about that. पर न्यूक्लियर पावर क्लीन पावर होता है? क्लीन पावर होता है, पोल्यूशन नहीं होता उसकी वजह से। इसी पोल्यूशन माने यह है कि एक तो पोल्यूशन है, दूसरा क्लाइमेट चेंज है जी। क्लाइमेट चेंज क्यों होता है? कार्बन डाइऑक्साइड जब एमिट होता है वो जाके ऊपर बढ़ जाता है, यहाँ से जो इंफ्रारेड निकलता है उसको बाहर जाने नहीं देता जी, और ग्लोबल वार्मिंग शुरू हो जाता है।
फॉसिल फ्यूल के कारण, ये तो हमने नहीं की, ये सब एडवांस नेशंस ने किए, उन्होंने हमसे ज़्यादा 10 गुना फॉसिल फ्यूल प्लांट्स उनके पास है। 1 डिग्री ज़्यादा हो गई है भूमि की, 1800 से कंपेयर करोगे इससे जी। 2 डिग्री से ज़्यादा हो गए तो क्लाइमेट में बहुत डेंजरस, ग्लेशियर्स मेल्ट होना शुरू करेंगे ये सब। तो 1.5 डिग्री तक रोक के रखने का है। 1.5 डिग्री रोकने के लिए फॉसिल फ्यूल बर्निंग को छोड़ना पड़ेगा जी। सोलर एनर्जी अच्छी है, कोई वक्त उसमें कोई शक नहीं, लेकिन इंटरमिटेंट है। मतलब कभी आती जब है, सन कभी जाती आती है तो बना सकते हो, सेट हो गई, सूरज गया तो ये नहीं आती है। तो उसको करने का है तो बैटरी बनाना पड़ता है। बैटरी के बनाने के लिए लिथियम आयन बैटरी और कोई, उसके लिए आपको इसकी ज़रूरत है। न्यूक्लियर जो है सबसे बड़ी चीज़ है कि क्लाइमेट चेंज को फाइट करने का है, तो न्यूक्लियर एनर्जी बहुत इम्पोर्टेंट ऑप्शन बन गई है। इसमें चैलेंज ये है कि इंस्टॉलेशन महंगी होती है और रिसर्च बहुत ज़्यादा लगता है एक अच्छा न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने के लिए। दोबारा बोलिए, क्या बोले आप? चैलेंज क्या है न्यूक्लियर पावर को लेकर? चैलेंज जो है सेफ्टी है, तो उसको करने के लिए हमारे पास पूरी क्षमता है, इतनी एक्सपीरियंस है आजकल कि उसको पूरा कंट्रोल करके चलाना बहुत मुश्किल। तो क्या भारत में बहुत ज़्यादा न्यूक्लियर पावर प्लांट सेटअप हो रहे हैं? अभी तो हो रहे हैं, ओके। लेकिन अभी ये गवर्नमेंट जो थी उसने 700 मेगावाट प्लांट के लिए ब्लॉक ऑर्डर दिया है। इसमें भी जो है ना, ये कंपनी वगैरह है, एक रिएक्टर बनाएंगे तो कॉम्प्लिकेटेड इक्विपमेंट है, एक बनाने के लिए उसको असेंबली लाइन लगाना पड़ता है। 10 का ऑर्डर दिया तो उसको असेंबली लाइन लगा के दाम भी कम हो जाए। ये कोई भी प्रोडक्ट हो, बात तो यही है। अभी इस गवर्नमेंट ने 10 प्लांट के लिए एक साथ ब्लॉक ऑर्डर दिया है, वो अच्छी बात है, तो बढ़ती जाएगी। There's lots of aspiring scientists Yeah. watching you right now. हाँ, उनको क्या एडवाइस देना चाहोगे? ऐसा है कि स्वामी विवेकानंदा की बात कहूँ एक, Sure. who said this 100 years back, and he said the old theology was that you are an atheist if you don't believe in God. The new theology is you are an atheist if you don't believe in yourself. The first thing all young fellows should have, self-belief. जी. That has been my principle. I start with the present, with the concept. There is nothing India cannot do. I belong to an institution back. What is the corollary of that? There is nothing Bar cannot do within its area of specialization. What is the corollary of that? That is nothing I cannot do in my area of competence. That is what the young fellows should do. Self-belief. There is nothing I cannot do in my area of competence. Self-belief. Understood. Then you have optimism. ये कैसा होगा, ये नहीं होगा, ऐसे शायद नहीं होगा, सब भूल जाओ. If you must do it, you can do it. Optimism. Passion. जो कुछ भी करोगे पूरी जोर से करो. ये आधा अधूरा कुछ किया, इसमें थोड़ा मुंह लगाया, उसमें थोड़ा, क्या बोले गंगोत्रा, ठीक है. Self-belief, optimism and passion. That's what young people should. आर चिदम्बरम सर. बस यही था आज का पॉडकास्ट. बस ये कहना चाहूंगा कि बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपसे सीख कर, Thank you. और जो भी आपने देश के लिए किया, यूथ एंड जनरली आई थिंक द फुल पॉपुलेशन इज वेरी वेरी ग्रेटफुल. तो थैंक यू फॉर एवरीथिंग यू डन फॉर द कंट्री सर. आई सल्यूट पीपल लाइक यू. आप जैसे लोग असली हीरोज हैं इंडिया And के. thank you for giving me an opportunity to interact with you. No sir, it was a It lot was of a fun. pleasure. It was a pleasure. Pleasure was ours, sir. Thank you so much.
तो ये था आज का एपिसोड दोस्तों। ऐसे साइंटिफिक एपिसोड्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, जहां हम साइंस को भी सेलिब्रेट कर रहे हैं, भारत को भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। प्लीज हमें बताते रहिए कि आपको और कैसे गेस्ट चाहिए पॉडकास्ट पर। हम अभी बहुत सारे साइंटिस्ट लाने लगे हैं दोनों पॉडकास्ट पर, तो प्लीज कीप फॉलोइंग TRS इंग्लिश एंड TRS हिंदी। हमें सपोर्ट करते रहिए, सीखते रहिए, क्योंकि आपकी नॉलेज की ही वजह से हम साथ में भारत को आगे लेके जाएंगे। थैंक यू टू चिदम्बरम सर, थैंक यू टू यू द व्यूअर, and TRS and the whole team will be back very soon. Jai Hind.